हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द एएस एजुकेशन हब। तो हमने लास्ट क्लास में 12th कॉमर्स के लिए अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, डिसल्यूजन ऑफ द पार्टनरशिप। मैंने अभी तक उसका आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है कि हम क्यों डिसल्यूजन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म को पढ़ते हैं, उसमें हमें क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ते हैं, क्या पढ़ना है, और उसकी अकाउंटिंग का कुछ पार्ट मैंने समझाया हुआ था। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि हम इसकी अकाउंटिंग में एक तो रिलायंस अकाउंट बनाते हैं, एक हम इसका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, और हम बैंक या कैश अकाउंट बनाते हैं, जो भी हमारे पास अवेलेबल होता है। तो बैंक अवेलेबल है तो बैंक अकाउंट तो ओपन करते हैं हम, और कैश का तो कैश अकाउंट बनाते हैं। इसके साथ अगर हमारे पास पार्टनर्स के लोन की इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है तो हम उसके लिए अलग से अकाउंट मेंटेन करते हैं। वैसे मेनली हमारे पास जो पार्टनरशिप की डिसल्यूजन ऑफ द फर्म में अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं वो होते हैं रिलायंस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। तो हम उसी टॉपिक को अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा मेन बेसिक पॉइंट्स कवर करने का टारगेट होगा कि जो भी इसमें कॉन्सेप्ट के पॉइंट्स कंसिडर किए जाते हैं उन सभी को आज हम कंप्लीट कर लें। उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला मेरा पॉइंट होगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। हालांकि मैंने रिलायंस अकाउंट में ट्रांसफर ऑफ द असेट्स एंड ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी को हम किस तरीके से ट्रांसफर करते हैं रिलायंस अकाउंट में, बैलेंस शीट से असेट्स को और लायबिलिटीज को, और उनका किस तरीके से हम असेट्स को रिलाइज करते हैं या फिर लायबिलिटी को पे करते हैं, तो उसका अकाउंटिंग एंट्री हम किस तरीके से करते हैं, मैंने वो ऑलरेडी आपको इससे पहली वाली क्लास में समझाई हुई है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कंपनसेशन रिजर्व हम इस वाले आइटम का किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कई बार हमें डायरेक्टली इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का हम किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे, या फिर कोई बड़ा क्वेश्चन दे दिया तो उसमें इसका कोई एडजस्टमेंट वाला पॉइंट दे दिया। तो देखिए, हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की किस तरीके से डिसल्यूजन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म में ट्रीटमेंट करते हैं। देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है। सबसे पहले तो जो फर्म या बिजनेस यूनिट्स हैं, जो भी है, वो अपना कोई वर्कमैन जो एम्प्लॉयज वगैरह के लिए कोई इस तरीके की फ्यूचर में लायबिलिटी ना क्रिएट हो या कोई क्लेम क्रिएट ना हो, या फिर अगर कोई होता है तो उस लायबिलिटी से कैसे बचा जाए, लॉस ना हो, तो उस लॉस को कवर करने के लिए हम एक रिजर्व बना लेते हैं जिसका हम नाम होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब ये देखिए, ये होता क्या है कि जो हमारा प्रॉफिट है, नॉर्मल रेगुलर जो प्रॉफिट है बिजनेस का, उसमें से कुछ प्रॉफिट का पार्ट बचा के सेव करके हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट में रखते हैं। किस लिए कि फ्यूचर में अगर कोई लायबिलिटी क्रिएट होगी तो हम उस लायबिलिटी को, वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड कोई लायबिलिटी होगी तो उस लायबिलिटी को पहले हम इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से सेटल करेंगे। तो इसलिए ये रिजर्व हमारा मेंटेन किया जाता है। अब हुआ क्या, डिसल्यूजन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म में कि आपने एक रिजर्व मेंटेन किया हुआ है, ऑलरेडी बना पड़ा है रिजर्व अकाउंट आपका, अब आपकी फर्म क्लोज हो गई तो आपको ये रिजर्व जो बनाया हुआ है आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसको भी क्लोज करना है। इसको क्लोज करने के लिए अब आप क्या करेंगे, अब हमें देखना होगा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है। अगर लायबिलिटी है तो हम किस तरीके से इसको ट्रीट करेंगे, अगर हमारे पास कोई लायबिलिटी नहीं है तो किस तरीके से ट्रीट करेंगे, लायबिलिटी इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है तो हम किस तरीके से अकाउंटिंग करेंगे, या फिर लायबिलिटी मोर देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है तो किस तरीके से ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहला मैंने बोला वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आपके पास एक अमाउंट दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज का। अब पहला वाला जो हमारा केस है, इफ देयर इज नो लायबिलिटी, नो रिगार्डिंग वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन क्लेम, अगर हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के लिए कोई लायबिलिटी नहीं है तो उस केस में क्या करना है। देखिए, मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया हुआ है, जो हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस होते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस का मतलब होता है कि जो पास्ट ईयर के हमारे प्रॉफिट्स हैं जिनको हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हुआ है, बचा के रखा हुआ है अपनी बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में वो लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस हेड के अंदर दिखाते हैं उनको। ऐसे एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो पास्ट ईयर के हमारे लॉसेस हैं जिनको अभी तक हमने राइट ऑफ नहीं किया हुआ है, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस जो लॉस है उसको हम असेट्स में दिखाते हैं। ऐसे
एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस कोई भी होगा तो उसको जब तक हम राइट ऑफ नहीं करते हैं P&L अकाउंट में तब तक हम उसको बैलेंस शीट में रखते हैं। और हमारा जो प्रॉफिट का पार्ट है जैसे कि जनरल रिजर्व होगा हमारा, P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है हमारा, या फिर एनी अदर कोई भी रिजर्व हो सकता है हमारा। तो देखिए अब आप सोचिए कि जो रिजर्व जो प्रॉफिट का पार्ट है हमने बचा के रखा हुआ है, सेव करके रखा हुआ बिजनेस में, अगर उसके लिए हमारे पास कोई लायबिलिटी नहीं है, अब हम अपनी फर्म को क्लोज कर रहे हैं तो उस प्रॉफिट पर किसका हक है? पार्टनर्स का। तो हम क्या करेंगे, अपना उस प्रॉफिट को सीधा जो प्रॉफिट है उसको सीधा सीधा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो देखिए इसके लिए हम कैसा एंट्री करेंगे। और वैसे भी सोचने वाली बात है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे लिए क्या होता है? प्रॉफिट है, उसका क्रेडिट बैलेंस है, उसको हमें क्या करना है, जब हम उसको क्लोज कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो सिंपल है कि हमको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को तो डेबिट करना ही पड़ेगा। तो हम क्या एंट्री करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को तो आप कर देंगे डेबिट 1 लाख रुपीज से। 2, अब कोई लायबिलिटी नहीं है तो ये प्रॉफिट का सीधा किसका राइट है? पार्टनर्स का। तो इस प्रॉफिट को, और हमारे पास फॉर एग्जांपल 2 पार्टनर्स हैं ए और बी, और इनका रेशियो 1:1 है। कैलकुलेशन के पर्पज से मैं बस सभी सिंपल रख रहा हूं, वो तो जो आप कोई भी पार्टनर हो सकता है, ए बी सी डी, 1 से 2 मतलब 2 या 4 पार्टनर हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है हमारा, तो उनका रेशियो भी कोई भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर लेंगे। तो मैं एग्जांपल के लिए सिंपल डेटा ले रहा हूं। तो देखिए अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मैंने डेबिट कर दिया, प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस था उसको तो डेबिट कर दिया, अभी सीधा कोई लायबिलिटी नहीं है तो 2 ए इज कैपिटल अकाउंट, 1:1 का रेशियो है तो 50,000, 2 बी इज कैपिटल अकाउंट 50,000। कोई और रेशियो होता तो हम उस रेशियो में इसको डिवाइड कर देते। ये पहला वाला केस था कि अगर हमारे पास कोई लायबिलिटी नहीं है तो हम वर्कमैन कंपनसेशन को क्या करेंगे, सीधा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। दूसरा, अगर हमारे पास जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज का हमारे पास है क्लेम, जितना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था उतना ही हमारे पास क्लेम है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इस केस में हम अगर हमारे पास लायबिलिटी है तो हमें क्या करना पड़ता है, अपनी लायबिलिटीज को पहले ट्रांसफर करते हैं हम लाइसेंस अकाउंट में, उसके बाद उनको पे करते हैं। तो हमको क्या करना है, पहले इन लायबिलिटीज को, जितना लायबिलिटी है उतना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को हमें डेबिट करना ही करना है 1 लाख रुपीज से। और ये कहां जाएगा अब हमारा 2, अब ये हमारी लायबिलिटी है और लायबिलिटी को हम कहां ट्रांसफर करते हैं, रिलायंस अकाउंट में, 2 रिलायंस अकाउंट 1 लाख रुपीज से, क्योंकि जितनी हमारी लायबिलिटी थी हमने पूरा पूरा ट्रांसफर कर दिया। अब हमारे पास जितना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था उतना ही हमारे पास क्या है, रिलायंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, उतनी लायबिलिटी है। तो क्लियर है, क्योंकि जो भी हमारी लायबिलिटीज होती है उनको हम कहां ट्रांसफर करते हैं, अपने रिलायंस अकाउंट में, असेट्स और लायबिलिटीज को रिलायंस अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। अब देखिए सी, पॉइंट सी में क्या है कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज इक्वल टू रुपीज 80,000, कितना है हमारे पास, 80,000 का वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है। तो अब इस केस में किस तरीके से एंट्री करेंगे, तो देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज से। देखिए हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम रिजर्व कितना है, 1 लाख रुपीज का है, और क्लेम कितना है, 2 रिलाइजेशन, कितना क्लेम है हमारे पास, 80,000 का। समझिए हमारे पास ये रिजर्व है 1 लाख रुपीज का और हमारे पास लायबिलिटी है 80,000 की, तो हमने जितना लायबिलिटी उतना तो इस रिजर्व में से ट्रांसफर कर दिया रिलायंस अकाउंट में, बाकी को क्या किया हमने, 2 एज कैपिटल अकाउंट और 2 बीस कैपिटल अकाउंट, बचे हुए अमाउंट को उनके रेशियो में डिवाइड कर दिया, जो कि कितना बचा 20,000, तो दोनों के रेशियो में डिवाइड किया तो 10,000 ऐसे मिलेगा, 10,000 ऐसे मिलेगा। तो ये तीनों कैसे समझ आएंगे, अगर कोई भी लायबिलिटी नहीं है तो सीधा इस रिजर्व को मैंने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, बांट दिया, क्योंकि प्रॉफिट है, प्रॉफिट से, हाँ जी। अब हम इसको क्यों क्रेडिट किया ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं।
ये वाला जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इसका क्रेडिट बैलेंस था, इसको हमें क्लोज करना है, तो मैंने इसे डेबिट कर दिया। ठीक है, क्योंकि डेबिट बैलेंस, किसी भी क्रेडिट बैलेंस को कम करना है, क्लोज करना, तो हम उसे क्या करेंगे, डेबिट। और आप ये देखिए कि ये प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट की वजह से, क्योंकि कोई लायबिलिटी नहीं है तो पूरा पूरा प्रॉफिट है, और इस प्रॉफिट की वजह से कैपिटल क्या होती है हमारी, इंक्रीज, बढ़ती है। तो कैपिटल का होता है क्रेडिट बैलेंस। अगर हमारा कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, उसको इंक्रीज करना है, तो हम उसे क्या करेंगे, और क्रेडिट करेंगे। मैंने क्या बताया था आपको कि किसी भी डेबिट बैलेंस को इंक्रीज करना है तो आप उसे डेबिट करेंगे, और डिक्रीज करना है तो उसे क्रेडिट करेंगे। ऐसे ही किसी भी क्रेडिट बैलेंस को अगर इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तो उसे और क्रेडिट करेंगे, और किसी भी क्रेडिट बैलेंस को अगर डिक्रीज करना है तो आप उसे डेबिट करेंगे। कहने का मतलब जो जैसा बैलेंस है, अगर उसी सिमिलर टाइप का हम उसमें करेंगे जो भी है उसका, तो वो इंक्रीज होगा, और उसके अपोजिट करेंगे, अगेंस्ट करेंगे, तो वो डिक्रीज होगा। तो ध्यान रखना, अब ये कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, प्रॉफिट की वजह से कैपिटल बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, तो मैंने कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डी केस। अच्छा, अभी इसकी ये तो फर्स्ट एंट्री होती ट्रांसफर वाली, सेकंड एंट्री देखिए इसकी, ये तो फर्स्ट एंट्री थी ट्रांसफर वाली। अब हमने अगर लायबिलिटी जो भी है हमारी, उसको हमने क्या किया, पे किया। हालांकि इसमें भी मैंने इसका एक ही एंट्री करी है अभी, इसमें इसकी सेकंड एंट्री भी यही होगी। इसकी सेकंड एंट्री जो होगी वो मैं यहाँ पर करके बता रहा हूँ आपको। इस वाले की जितना हमारे पास लायबिलिटी थी उतना हमने ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद हम लायबिलिटी को क्या करते हैं, पे करते हैं। पेमेंट की एंट्री क्या करते हैं, लाइसेंस अकाउंट डेबिट, अकाउंट को तो डेबिट करेंगे, और टू बैंक, और 1 लाख रुपीज से हम इसकी पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो अब इस वाले केस में हमारे पास लायबिलिटी कितनी थी, 80,000 की, तो अब 80,000 की ही पेमेंट करेंगे। क्या एंट्री होगी पेमेंट की, लाइसेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना, 80,000। जितनी हमारे पास लायबिलिटी थी उतना हमें लायबिलिटी को पे भी करना है, पेमेंट करनी है। ठीक है, और लायबिलिटी पे करी तो वैसे अगर मैं सिंपली आपसे एंट्री पूछूं कि कोई लायबिलिटी पे कर रही है तो आप क्या एंट्री करते हो, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अब इस केस में हमने लायबिलिटी को ट्रांसफर किया रिलायंस में, तो हम लायबिलिटी को दोबारा से डेबिट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, लाइसेंस अकाउंट को डेबिट करके टू बैंक, क्योंकि हमारे पास से पेमेंट किया तो बैंक गई, पेमेंट किया तो बैंक गई सिंपली, तो टू बैंक, डेबिट क्या होगा, एक ही ऑप्शन है आपके पास डिसीजन में, लाइसेंस अकाउंट। ठीक है, इसके बाद देखिए डी केस। अभी तक कोई लायबिलिटी का नहीं दिया हमने, लायबिलिटी इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और लायबिलिटी लेस देन टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब क्या है कि लायबिलिटी हमारी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की वैल्यू से ज्यादा है, मोर है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखिए वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज इक्वल टू रुपीज 1,20,000, 1,20,000। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए जितना हमारे पास रिजर्व है हम उतना ही ट्रांसफर कर सकते हैं लाइसेंस अकाउंट में। तो क्या एंट्री करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, 1 लाख रुपीज का हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, तो 1 लाख का ही मैं ट्रांसफर कर पाऊंगा। ठीक है, फर्स्ट वाली एंट्री। इसी केस में सेकंड एंट्री क्या होगी, देखिए जितना रिजर्व था हमने पूरा ट्रांसफर कर दिया, लेकिन लायबिलिटी क्या है, रिजर्व से ज्यादा, तो हम लायबिलिटी पे करेंगे। पेमेंट की एंट्री क्या होगी, लाइसेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, लायबिलिटी पे करी, लेकिन लायबिलिटी कितनी है हमारी, 1,20,000, तो लायबिलिटी तो हम पूरा ही पे करेंगे 1,20,000 से। तो देखिए मैं आपको दोबारा से रिपीट करूं, कोई लायबिलिटी नहीं तो सीधा प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। लायबिलिटी हमारी उसके बराबर है, क्लेम के उसके रिजर्व के बराबर है, तो जितना भी है पूरा हमने ट्रांसफर कर दिया लाइसेंस अकाउंट में, और फिर हमने अपनी लायबिलिटी को पे भी कर दिया, लाइसेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख से। अगर लायबिलिटी क्लेम हमारा कम है रिजर्व से, तो जितनी लायबिलिटी उतना तो रिजर्व से ट्रांसफर कर दिया लाइसेंस अकाउंट में, बाकी बचे हुए अमाउंट को हमने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद लायबिलिटी थी जितनी पे कर दी। फिर अगर लायबिलिटी हमारी
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से ज्यादा होगी तो हम पूरा अमाउंट जितना रिजर्व है उतना ट्रांसफर कर देंगे रिलायंस अकाउंट में, बाकी को पेमेंट कर देंगे पूरा सीधा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा आपका, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। सॉरी, देखिए अब हम पॉइंट लेते हैं सेकेंड जो पॉइंट होगा आज का हमारा कॉन्सेप्ट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ठीक है, इसका किस तरीके से हम ट्रीटमेंट करेंगे। देखिए वैसे ये होता क्या है, सबसे पहले तो फंड और रिजर्व में डिफरेंस क्या है मैं ये बताता हूँ आपको। देखिए रिजर्व का मतलब है कि कोई प्रॉफिट हमने सेव करके रखा हुआ है, हमारे पास है, उसको हम बोलते हैं रिजर्व, कि हमने प्रॉफिट बचा के रखा हुआ है, रिजर्व करके रखा हुआ है। लेकिन अगर हम उस रिजर्व को कहीं इन्वेस्ट कर दें इनकम अर्न करने के लिए, उस रिजर्व की वैल्यू पर और कोई इनकम अर्न करने के लिए, तो उसको बोलते हैं हम फंड, जब हम किसी रिजर्व की वैल्यू को कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। तो देखिए अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो हमारा या फिर फंड हो, तो आप उसको किस तरीके से ट्रीट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई फ्लक्चुएशन आए उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक रिजर्व या फंड अकाउंट ओपन कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अब क्या हुआ कि जब हम अपने बिजनेस को क्लोज कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, जितनी भी एसेट्स होती हैं, जितनी भी लायबिलिटी होती है, उनको हम ट्रांसफर करते हैं रिलायंस अकाउंट में। और अब जब हमारे पास अगर इन्वेस्टमेंट है तो हमने अपनी इन्वेस्टमेंट को रिलायंस अकाउंट में ट्रांसफर किया हुआ होगा। जब हम रिलायंस अकाउंट में अपनी एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं तो उससे रिलेटेड कोई रिजर्व है तो उसको भी रिलायंस अकाउंट में ही हम ट्रांसफर करते हैं। देखिए किस तरीके से, मान लो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है आपके पास 1 लाख रुपीज का, और कोई भी इन्वेस्टमेंट है आपके पास, इसके अकाउंटिंग में सिर्फ एक ही पॉइंट ध्यान देना आपको कि अगर इस फंड से रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट दी हुई है आपको बैलेंस शीट में, जिस बैलेंस शीट को आपको क्लोज करना है और आपने उस इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफर किया है रिलायंस अकाउंट में, तभी आप इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को कहां ट्रांसफर करोगे, रिलायंस अकाउंट में। तो इसको ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है आपकी, जैसे इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है, रिलायंस अकाउंट डेबिट टू असेट्स, यही तो करते हो आप, असेट्स को ट्रांसफर करना, असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, असेट्स को आपको ट्रांसफर करना है तो असेट्स को आप क्रेडिट कर देंगे और रिलायंस को डेबिट कर देंगे। और लायबिलिटी को जब आप ट्रांसफर करते हो तो क्या एंट्री करते हो, लायबिलिटी डेबिट टू रिलायंस अकाउंट, क्योंकि लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको ट्रांसफर करना है तो उसे आपने डेबिट कर दिया और रिलायंस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ऐसे ही अब देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, जब आपके पास इन्वेस्टमेंट था तो इन्वेस्टमेंट को आपने ट्रांसफर किया रिलायंस अकाउंट में, तो आप इसको भी ट्रांसफर करेंगे रिलायंस अकाउंट में। इसका कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट, तो अब आप जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, इसको तो आप कर देंगे डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज से, और टू रिलायंस 1 लाख रुपीज से आपने इसको ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अच्छा अगर मान लो आपके पास ऐसा केसेस होता है कि इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में है ही नहीं, क्योंकि जब आपने रिजर्व बनाया तब इन्वेस्टमेंट थी आपने, लेकिन आपने बाद में इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया और आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को या रिजर्व को आपने ट्रांसफर नहीं किया, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो उस केस में आप क्या करेंगे, जब आपने इन्वेस्टमेंट को रिलायंस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया तो आप इस वाले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को भी अपने रिलायंस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, बल्कि इसको क्या करेंगे, सीधा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू, भाई अब ये क्या है, जब इसके लिए कोई लायबिलिटी क्रिएट होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कहां से डिक्रीज होगी, तो इसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी क्रिएट होने की चांसेस ही नहीं है, तो ये सीधा आपके लिए क्या है, प्रॉफिट है, और प्रॉफिट को आप सीधा क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। 1 लाख रुपीज का है तो आप दोनों में जो भी रेशियो उनका 50,000 इसे दे देंगे आप और 50,000 इसे दे देंगे। तो मेरे हिसाब से समझ आया होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का ट्रीटमेंट क्या है, कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के अगेंस्ट अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आपने इन्वेस्टमेंट को अपने रिलायंस अकाउंट में ट्रांसफर किया होगा, तब आप इसको भी अपने रिलायंस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। लेकिन
अगर आपके पास बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तब आप इस फंड को सीधा पार्टनर्स के कैपिटल फंड ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर है? हालांकि जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आराम से आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका अनरिकॉर्डेड असेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को लेकर। अच्छा, अब आप इसका किस तरीके से अपने डिसीजन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म में किस तरीके से ट्रीट करेंगे? सबसे पहला पॉइंट, अनरिकॉर्डेड असेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज होता क्या है? देखिए, रिकॉर्डेड असेट्स और रिकॉर्डेड लायबिलिटीज का मतलब जो बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है तो वो तो रिकॉर्डेड है कि आपके पास एक बैलेंस शीट दी हुई है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन गिवन है कि इतनी असेट्स है इतनी लायबिलिटी है, वो आपकी रिकॉर्डेड असेट्स और रिकॉर्डेड लायबिलिटी है। लेकिन कुछ असेट्स ऐसी होती है, कुछ लायबिलिटी ऐसी होती है जिनको आपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, कोई पुराना स्क्रैप में कोई भी आपका कंप्यूटर मटेरियल कुछ भी पड़ा है, कोई टाइपराइटर पड़ा है पुराना आपका, आप उसे यूज में नहीं कर रहे, आपने देखा अकाउंटिंग पर्पज से उसको बिल्कुल बेकार करके डाल दिया। लेकिन जब आप क्लोज कर रहे हैं अपने फर्म बिजनेस को बंद कर रहे हैं तो हो सकता है वो कुछ स्क्रैप में कुछ कबाड़े में उसको आप सेल कर देंगे तो उससे कुछ रिटर्न मिलेगा, कुछ पैसा मिलेगा। तो क्लियर है? अनरिकॉर्डेड एसेट्स जो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है लेकिन उनसे रिलाइजेशन के टाइम पर, बंद करने के टाइम पर बिजनेस को उससे कुछ पैसा मिलता है तो वो अनरिकॉर्डेड एसेट्स है। और आपको ऐसी कोई लायबिलिटी भी हो सकती है कि आपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया हुआ लेकिन कोई लायबिलिटी क्रिएट हो गई तो उस केस में उस लायबिलिटी को आप क्या करेंगे? पे करेंगे। तो इसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अब इनका आप किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे तो देखिए, सिंपली रिकॉर्डेड एसेट्स को और रिकॉर्डेड लायबिलिटी को सबसे पहले आप बैलेंस शीट से ट्रांसफर करते हो रियलाइजेशन अकाउंट में। लेकिन अब ये अनरिकॉर्डेड है तो ये तो आपके पास है ही नहीं बैलेंस शीट में, तो आप इनको ट्रांसफर तो करोगे नहीं। पहला पॉइंट क्या है कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को हम बैलेंस शीट में जब होती नहीं है तो ट्रांसफर भी नहीं करते रियलाइजेशन अकाउंट में। लेकिन इनसे अगर कोई वैल्यू रियलाइज होती है अनरिकॉर्डेड एसेट से तो पैसा तो आए ना फर्म के पास, तो उस अमाउंट के आने का आप एंट्री करोगे। तो क्या होगा, अगर किसी अनरिकॉर्डेड एसेट से आपको कोई अमाउंट रियलाइज हुआ तो आप क्या करेंगे? भाई पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, जितना भी आया आपके पास। ये था अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज बीइंग असेट्स, जो भी असेट्स है रियलाइज। सेकंड, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आपने पे करी, लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड है तो ट्रांसफर तो आप करोगे नहीं, लायबिलिटी ट्रांसफर करने की आपको कोई एंट्री नहीं करनी। हाँ, पे किया आपने तो पेमेंट की एंट्री क्या करेंगे आप? पेमेंट किया तो पैसा गया तो टू बैंक, क्लियर है। लेकिन किसके अगेंस्ट गया? ओनली एक ही अकाउंट आपके पास अवेलेबल होता है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज पेड, जितना भी आपका इसका अमाउंट होगा। तो ये पॉइंट भी क्लियर है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज को आप इस तरीके से ट्रीट करेंगे। इसके बाद देखिए, कोई भी असेट्स, कोई भी लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय ए पार्टनर, किसी भी पार्टनर ने कोई भी असेट्स टेकन ओवर करी है, असेट्स टेकन ओवर बाय ए पार्टनर, कोई भी असेट्स टेक ओवर करिए किसी पार्टनर ने। तो देखिए, वैसे मैं इससे पहले आपसे एक जनरल एंट्री पूछना चाहूंगा कि कोई भी असेट्स आप सबसे पहले क्या करते हो? असेट्स को ट्रांसफर करते हो। तो असेट्स को ट्रांसफर करने की एंट्री क्या करते हो आप? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स। मान लो ये असेट्स आपके पास 1 लाख रुपीज की है तो आपने इस तरीके से इसकी जनरल एंट्री करी होगी। ये थी बीइंग असेट ट्रांसफर, असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्लियर है। उसके बाद आप इस असेट्स को जब रियलाइज करते हो, मैं अभी इस पॉइंट को नहीं आ रहा, इस पॉइंट पर बाद में आऊंगा, पहले आप इसको बताइए। ट्रांसफर किया, उसके बाद
मैंने बोला कि इस असेट्स को आपने रियलाइज कर लिया, इससे आपको 90,000 रुपीज में आपने इस असेट्स को बेच दिया, 90 या उससे ज्यादा वो जो भी होगा, जितने भी सेल किया 90,000 लेना फॉर एग्जाम्पल, तो अब क्या करेंगे, पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। असेट्स के सेल करने से आप असेट्स को क्रेडिट नहीं करेंगे, क्योंकि आप असेट्स को ऑलरेडी ट्रांसफर के टाइम पे क्रेडिट कर चुके हो, तो आप क्या क्रेडिट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। 90,000 रुपीज में आपने इसको रियलाइज कर लिया। बीइंग असेट्स रियलाइज, आपने इस असेट्स को रियलाइज कर दिया। अच्छा, अब मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि जब आप असेट्स को रियलाइज करते हो तो पैसा आता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लेकिन मैंने कहा कि इस असेट्स को किसी पार्टनर ने ले लिया, किसी पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया 90,000 रुपीज में, तो आप क्या एंट्री करते हैं, देखो पैसा तो नहीं आया, पैसा आपके पास नहीं आया, तो कैश को या बैंक को तो आप डेबिट करेंगे नहीं, इस असेट्स को किसने ले लिया, पार्टनर ने। आप ही बताइए, अगर कोई पार्टनर बिजनेस में पैसे लगा, उसने कैपिटल लगाई हुई है 1 लाख रुपीज का, फॉर एग्जांपल ले रहा हूं, 1 लाख रुपीज की किसी पार्टनर ने कैपिटल लगाई हुई है, अब आप बिजनेस को क्लोज कर रहे हो, अगर उस पार्टनर ने बिजनेस में से कोई असेट्स टेक ओवर कर ली, फॉर एग्जांपल उसने 20,000 की कोई भी असेट्स टेक ओवर कर ली, तो आप बताइए आप उसको कैपिटल के रूप में कितना पैसा रिटर्न करने वाले हो। भाई 1 लाख रुपीज की उसने कैपिटल लगाई, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ यही दो इन्फॉर्मेशन है, 1 लाख रुपीज और पूरा अमाउंट अवेलेबल है बिजनेस के पास जितना हमें रिटर्न करना है। 1 लाख रुपीज की जब उस पार्टनर ने कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है बिजनेस में, और उसने 20,000 का कोई असेट्स टेक ओवर कर लिया, तो बिजनेस उसको बैलेंस अमाउंट ही पे करेगा। तो कहने का मतलब उसके कैपिटल अकाउंट से उस वैल्यू को डिडक्ट कर दिया जाएगा जितना वो असेट्स टेक ओवर कर लेता है। तो ये वही पॉइंट है, देखिए अगर किसी पार्टनर ने कोई असेट लिया तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम, डिक्रीज हो जाएगी, और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको डिक्रीज करना है तो आप उसे क्या करेंगे, डेबिट। फॉर एग्जांपल ए ने ये असेट टेक ओवर करी, तो हम क्या करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट, और 90,000 में ही कर लिया, तो 90,000 आपने एंट्री कर दिया। बीइंग असेट्स टेकन ओवर बाय ए, बीइंग असेट्स टेकन ओवर बाय ए, ठीक है, तो समझ आया। देखिए जब कैश आया, कैश में राइज किया तो बैंक को डेबिट किया, और अगर किसी पार्टनर टेक ओवर किया तो उस पार्टनर का नेम आ गया, उस पार्टनर को, उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया, ठीक है। सिमिलर असेट्स की जगह मैं कह रहा हूं लायबिलिटी, लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय ए पार्टनर। अगर किसी पार्टनर ने कोई लायबिलिटी टेक ओवर करी है तो क्या एंट्री करेंगे हम, सिंपली वही लायबिलिटी ट्रांसफर कैसे करते हैं हम, लाइसेंस अकाउंट में अगर कोई लायबिलिटी ट्रांसफर करी तो लायबिलिटी डेबिट, बिकॉज द लायबिलिटी हैव ए क्रेडिट बैलेंस एंड वी हैव ट्रांसफर्ड द लायबिलिटी, देन वी शुड डेबिट द लायबिलिटी, हमें लायबिलिटी को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिर मैंने बोला कि जब लायबिलिटी को आपने पे कर दिया तो क्या एंट्री करी आपने, रियलाइजेशन डेबिट अकाउंट डेबिट टू बैंक, बीइंग लायबिलिटी पेड। आपने ये एंट्री करी होगी, ये तो मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि कोई लायबिलिटी अगर हमने पे करी तो लाइसेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, लायबिलिटी पे। अब मैंने क्या कहा कि लायबिलिटी हमने पे नहीं करी, हमने क्या किया, किसी पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया लायबिलिटी को, तो उस केस हम क्या करेंगे, लाइसेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मान लो बी ने टेक ओवर कर लिया तो बी इज कैपिटल अकाउंट, वो जितने में भी उसने लायबिलिटी को टेक ओवर किया तो आप इस तरीके से एंट्री कर दोगे, क्योंकि देखो लायबिलिटी को अगर पार्टनर टेक ओवर करेगा तो उसकी कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज होगा। ठीक है, हम अभी तो लायबिलिटी को पे नहीं कर रहे, लेकिन उस लायबिलिटी को पे करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी पार्टनर ने लिया है, तो बिजनेस का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी बनी कि वो उतना अमाउंट उसको एज ए कैपिटल ट्रांसफर कर देगा, रिटर्न कर देगा। तो समझ आया होगा मेरे हिसाब से, किसी भी लायबिलिटी को पे करना या फिर किसी भी लायबिलिटी को किसी पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया तो किस तरीके से एंट्री
क्लियर है? अच्छा, अब पॉइंट देखिए कि अगर किसी भी लायबिलिटी की सेटलमेंट आपने असेट्स देकर करी है, जैसे कि अभी तो कोई भी असेट्स या कोई भी लायबिलिटी किसी पार्टनर ने टेक ओवर करी है, मैंने बोला कि कोई हमारी एक्सटर्नल क्रेडिटर है, कोई लायबिलिटी है हमारी एक्सटर्नल, उस लायबिलिटी को सेटल करने के लिए हमने असेट्स दे दिया और वो एक्सेप्ट हो गया कि उसने असेट्स ले लिया, तो उस केस में हम क्या एंट्री करेंगे? देखिए उस केस में हम कोई भी एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि डिसीजन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म है, किसी भी अगर एक्सटर्नल लायबिलिटी से हमने कोई असेट्स सेटल किया है, असेट्स दिया है, तो ना तो उस असेट्स के रिलाइज की कोई एंट्री डालते हैं, ना ही उस लायबिलिटी को पे की कोई एंट्री डालते हैं। हालांकि इस पॉइंट को जब मैं आपको रिलाइजेशन अकाउंट समझाऊंगा तब ये कोई पॉइंट आएगा, तब मैं आपको इसको बिल्कुल प्रैक्टिकली समझा दूंगा कि क्यों हम इसकी एंट्री नहीं डालते। जैसे ध्यान रखना कि किसी भी एक्सटर्नल थर्ड पार्टी की अगर कोई लायबिलिटी को हमको पे करना होता है और वो किसी असेट्स के बदले सेटल की जाती है, असेट्स देकर सेटल की जाती है, तो उस केस में ना तो हम उस असेट्स के जाने का रिकॉर्ड करते हैं, ना ही उस लायबिलिटी का पेमेंट का कोई रिकॉर्ड करते हैं, उसके लिए हम कोई एंट्री नहीं पास करते। अब देखिए हमारा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट होगा आज के लिए वो होगा हमारा, देखिए अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो होगा हमारा रिलायंस एक्सपेंस फुल ट्रीटमेंट। रिलायंस एक्सपेंस, लाइसेंस एक्सपेंस का हम किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइसेंस एक्सपेंस होता क्या है? देखिए जब हम किसी फर्म का डिसॉल्व करते हैं, डिसोल्यूशन करते हैं, तो उस टाइम पे हमें कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, बिजनेस को कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, तो उन एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाएगा? देखिए नॉर्मली अगर बिजनेस का एक्सपेंस है, बिजनेस ने बॉर्न किया है और बिजनेस ने पे किया है, ध्यान देना, एक्सपेंसेस borne by the business and paid by the business, मतलब बिजनेस मतलब फर्म, एक्सपेंसेस borne by firm and paid by firm। फर्म का एक्सपेंस था, फर्म ने बॉर्न किया और फर्म ने पे किया, तो सिंपली क्या एंट्री होगी? लाइसेंस भाई पेमेंट किया आपने, तो पेमेंट करने की एंट्री क्या होगी? लाइसेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, डेबिट टू बैंक। ये था 10,000 का अमाउंट भी ले लेता हूं इसमें, 10,000 से मैंने एंट्री डाल दिया। मेरे साथ समझ आया होगा भाई, हमारा बिजनेस का खर्चा था, बिजनेस का खर्चा हमने बिजनेस के रिलायंस अकाउंट में डेबिट कर दिया, बैंक से हमने उसको पेमेंट कर दिया। क्लियर है? सेकंड, एक्सपेंस बॉर्न बाय ए पार्टनर एंड पेड बाय ए पार्टनर, कि अब एक्सपेंस बॉर्न भी किसको बियर करना था? पार्टनर को बियर करना था और पार्टनर ने ही पे कर दिया। कहने का मतलब खर्चा भी पार्टनर का और पेमेंट भी पार्टनर ने करी, तो हम इसकी क्या एंट्री करेंगे? बताइए। हम इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे, बिकॉज किसका एक्सपेंस था? वो पार्टनर का। पेमेंट किसने किया? पार्टनर ने। ना हमारा खर्चा ना ही हमने पेमेंट किया, हमने मतलब बिजनेस ने, पार्टनरशिप फर्म ने, तो ना तो हमारा खर्चा ना ही हमने पेमेंट किया, तो हम इसका कोई भी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये रिकॉर्ड पार्टनर कैसे करेगा वो उसकी हेडेक है। तो ध्यान रखना कि कोई भी एक्सपेंस बिजनेस का नहीं और बिजनेस ने पे भी नहीं किया, तो बिजनेस के लिए कोई भी ट्रांजेक्शन हुई नहीं है, वो ट्रांजेक्शन हुई है तो पार्टनर के लिए हुई है, हम इसका रिकॉर्ड बिजनेस के अकाउंट में नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब मैं आपसे एक बात कहता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं कि मान लो ऐसा हुआ कि जो बिजनेस का एक्सपेंस था 10,000 रुपीज, बिजनेस को बॉर्न करना था, बट वो पे किसने किया? पार्टनर ने। लाइसेंस एक्सपेंस रुपीज एक्सपेंस रुपीज 10,000 एंड पेड बाय ए को बिजनेस का पार्टनर है, ए ने उसको पेमेंट कर दिया, तो अब इस केस में क्या एंट्री करेंगे? सिंपली आप देखिए एक्सपेंस तो हमारा है, तो हम रिलायंस को तो डेबिट करेंगे ही करेंगे, रिलायंस अकाउंट को तो डेबिट करेंगे, बिजनेस रिलायंस अकाउंट को डेबिट करेगी, बिकॉज एक्सपेंस हुआ है, खर्चा हुआ है, लेकिन हमने पेमेंट नहीं किया बिजनेस ने। किसने पे किया? ए ने। तो हम टू बैंक तो कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास से पैसा गया ही नहीं है, लेकिन ये पैसा किसने दिया? सॉरी, ये पैसा दिया ए ने,
तो हमारी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी बनी, हमारे बिहाफ में ए ने पे कर दिया, तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि हम ए को इसका पैसा रिटर्न कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, ए के कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे टू एज कैपिटल अकाउंट 10,000 से। समझ आया? एक्सपेंस था बिजनेस का, तो बिजनेस ने अपने एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया, डेबिट कर दिया, और पे किसने किया, पार्टनर, तो पार्टनर के अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया। अच्छा मैं नेक्स्ट एग्जांपल कह रहा हूं कि एक्सपेंस, लाइसेंस एक्सपेंस किसका था, पार्टनर का था, और पे किसने किया, फर्म ने। ध्यान देना, अभी तो ये था कि बिजनेस का फर्म का एक्सपेंस था, पे पार्टनर ने किया। अब मैं कह रहा हूं कि एक्सपेंस को बॉर्न करने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी वो पार्टनर की थी, ए की, बट पे किसने किया, फर्म ने किया। तो इस केस में कैसे एंट्री डालूंगा, देखिए अब रिलायंस का अकाउंट तो डेबिट होगा नहीं क्योंकि फर्म का एक्सपेंस नहीं है। भाई फर्म अपने एक्सपेंसेस को कहां पे रिकॉर्ड करते हैं, रिलायंस अकाउंट में, लेकिन ये फर्म का एक्सपेंस नहीं है तो रिलायंस अकाउंट तो इसमें डेबिट होगा नहीं। लेकिन पेमेंट किया, बैंक तो गया बिजनेस के पास से, पैसा तो गया, तो बैंक पैसे जाने की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। तो ये तो कंफर्म हो गया कि टू बैंक, फर्म ये तो डालेगा टू बैंक, लेकिन डेबिट किसे करेगा, वो किसके ब्याह में पेमेंट किया हमने, ए के ब्याह में। एक्सपेंस हमारा होता तो हम अपने रिलायंस एक्सपेंस को रिलायंस अकाउंट में क्लेम कर लेते, लेकिन ये एक्सपेंस किसका था, पार्टनर का, बट पे किसने किया, फर्म ने। तो फर्म के पास से पैसा गया, लेकिन किसके ब्याह में गया, ए के ब्याह में, तो हम करेंगे एज कैपिटल अकाउंट 10,000 से। समझ आया? देखिए दोनों एंट्रीज में डिफरेंस देखिए, ये एक्सपेंस तो था फर्म का, एक्सपेंस था फर्म का, और पे किसने किया, पार्टनर ने। तो हमने अपने एक्सपेंस को बुक कर लिया, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये एक्सपेंस था पार्टनर का, लेकिन पे किसने किया, हमने, फर्म ने। तो फर्म ने अपने बैंक को क्रेडिट कर दिया और पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया, हम उसके कैपिटल अकाउंट से डेबिट कर लेंगे। भाई हमने अपने एक्सपेंस था पार्टनर का, पेमेंट फर्म ने किया, तो फर्म क्या करेगी, इस पैसे को पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट कर लेगी, कम कर देगी उसके कैपिटल अकाउंट को। तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम हो गया, डेबिट कर दिया आपने। क्लियर है? अच्छा नेक्स्ट वन देखिए। अच्छा ऐसा भी हो सकता है, मैं एक एग्जांपल समझा दूं कि ये जो एक्सपेंस था 10,000 का, पार्टली borne by the firm and partly borne by the partner, कि कुछ फर्म को borrow करना था, कुछ पार्टनर को borrow करना था। तो देखिए जो भी एक्सपेंस अगर फर्म का है, मैंने कहा कि इस 10,000 में से 8,000 था फर्म का एक्सपेंस और 2,000 था पार्टनर का एक्सपेंस, लेकिन पूरा पूरा पे फर्म ने किया, तो फर्म के पास से पूरा पैसा गया 10,000, लेकिन फर्म का एक्सपेंस कितना था, अब तो एक्सपेंस भी है फर्म का, फर्म अपने एक्सपेंस को कहां पर रिकॉर्ड करते हैं, रिलायंस अकाउंट में। रिलायंस अकाउंट को हमने डेबिट किया, जितना हमारा एक्सपेंस था 8,000, बाकी किसके लिए पेमेंट किया, ए के लिए, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000, हमने पेमेंट कितना किया, टू बैंक, कितना 10,000। ये एंट्री समझ आई होगी कि हमने रिलायंस का जो एक्सपेंस था 8,000 था हमारा, और हमने पे किया 10,000, तो इसमें से 2,000 किसके लिए पे किया, हमने पार्टनर के लिए किया। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक्सपेंस रिलायंस का 8,000 था हमारा, 2,000 पार्टनर का था, और वो पे किसने किया, पार्टनर ने। अब पेमेंट हमने नहीं करी, तो हम तो टू बैंक करेंगे नहीं। नेक्स्ट केस है ये, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो एक्सपेंस जो भी डिसीजन का हुआ 10,000 हुआ, बट उसमें से 8,000 एक्सपेंस रिलेटेड टू द फर्म, फर्म का था, 2,000 पार्टनर का था, और पेमेंट पूरा पूरा पार्टनर ने कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा कितना एक्सपेंस था 8,000 का, तो रिलायंस अकाउंट डेबिट टू। अब हमने पेमेंट नहीं किया, पेमेंट किसने किया, हमारे ब्याह में पार्टनर ने, ए बी जिसने भी किया उस पार्टनर का नाम, मान लो ये नहीं किया, तो एज कैपिटल अकाउंट 8,000 से। ठीक है, समझ आया? 2,000 का हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बिकॉज वो 2,000 एक्सपेंस किसका था, पार्टनर का था, और पार्टनर ने ही उसको बॉन्ड किया और पार्टनर ने ही उसको पे किया, तो उसके लिए हम कोई रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हाँ 8,000 का जो एक्सपेंस था वो हमारा था, पे पार्टनर ने किया, तो हमने पार्टनर का अपना अकाउंट क्रेडिट कर दिया, लेकिन हमने अपने एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लिया। क्लियर है? और कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, जो पार्टनर्स का रेम्युनरेशन फिक्स किया हुआ है और रिलायंस एक्सपेंस का हम किस तरीके से फिर ट्रीटमेंट करेंगे। देखो पार्टनरशिप डीड में या पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ पड़ा है, लिखा पड़ा है, ऑलरेडी एक एग्रीमेंट हुआ पड़ा है कि जब भी कभी फर्म का डिसॉल्व होगा तो कोई एक पार्टनर है, ए बी सी जो भी है, उस पार्टनर को अपॉइंट करेंगे, उसको हम रेम्युनरेशन देंगे। पार्टनर का रेम्युनरेशन जो है
वो 10,000 रुपीज है, हमने फिक्स कर दिया। और जो एक्सपेंसेस होंगे, अब दो केसेस होंगे, एक्सपेंसेस फर्स्ट वाला क्या होगा, ये रेमुनेशन था 10,000 का पार्टनर्स का। अब ये जो केसेस फर्स्ट एक्सपेंस, लाइसेंस एक्सपेंस बॉर्न बाय फर्म, पहले मैं पार्टनर कर रहा हूं, बाय पार्टनर, पार्टनर किसको बॉर्न करना है एक्सपेंस, पार्टनर को, जो भी कुछ होगा पार्टनर। हमने तो फिक्स कर दिया कि हम पार्टनर को रेमुनेशन देंगे 10,000। अब चाहे एक्सपेंस कितना भी हो रिलायंस का, उससे कौन बॉन्ड करेगा, पार्टनर बॉन्ड करेगा। तो इस केस में क्या करना बेटा, देखो हमारा तो कंफर्म हो गया, लाइसेंस अकाउंट डेबिट टू, अगर अभी तक हमने पे नहीं किया तो टू एज कैपिटल अकाउंट, कितना 10,000 रुपीज से, क्लियर है। अब देखिए लाइसेंस एक्सपेंस बॉन्ड पार्टनर ने बॉन्ड किया, तो हमने क्या किया, हाँ जी देखिए ये जो लाइसेंस एक्सपेंस था हमारा, ये किसको बॉन्ड करना है, पार्टनर को। मैं एक बार क्वेश्चन दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूं कि मैंने जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है या डीड है उसमें लिखा हुआ है कि जब भी फर्म डिसॉल्व की जाएगी तो हम पार्टनर को एज ए रेमुनेशन देंगे डिसीजन के वर्क के लिए 10,000 का, बाकी जो भी एक्सपेंसेस होगा उसको कौन बॉन्ड करेगा, पार्टनर बॉन्ड करेगा। तो सिंपली मैंने बोल दिया कि हम जब रेमुनेशन को 10,000 देंगे तो लाइसेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, हमने उसका रेमुनेशन का एक्सपेंस मान लिया और वो लिख दिया। अब मैंने बोला कि ये जो एक्सपेंस हुआ ऑफ लाइसेंस रुपीज 8,000 एंड पेड बाय पार्टनर, ये एक्सपेंस जो था 8,000 का हुआ लाइसेंस का, पे कर दिया पार्टनर ने। तो अब देखिए हमने तो फिक्स किया हुआ है कि हम पार्टनर को क्या देने वाले, रेमुनेशन, तो हम क्या एंट्री डालेंगे, लाइसेंस अकाउंट डेबिट 10,000 से और टू एज कैपिटल अकाउंट 10,000। समझ आया। देखिए हमें इस बात से क्या लेना, एक्सपेंस कितना हुआ, किसने पे किया, पार्टनर ने पे किया, हमें इससे कुछ भी मतलब नहीं है। अब ये एक्सपेंस चाहे 8,000 की बजाय 12,000 होता, 15,000 होता, कुछ भी होता, पार्टनर का एक्सपेंस था, पार्टनर ने बॉन्ड किया, हम इसका रिकॉर्ड नहीं करते। हाँ हम रिकॉर्ड करेंगे सिर्फ इस वाले अमाउंट का, रेमुनेशन वाले अमाउंट का। अब प्रॉब्लम यहां पर आ सकती है कि मान लो रेमुनेशन तो फिक्स है और एक्सपेंस जो हुआ वो भी हम ही ने पे कर दिया, हमने ही पे कर दिया। कि जैसे कि देखो 10,000 का हमने रेमुनेशन फिक्स किया हुआ है और हमारा 8,000 का रेमुनेशन उसका एक्सपेंस हुआ डिस्ट्रीब्यूशन का, और एक्सपेंस पे बॉर्न करना था पार्टनर को, किसको बॉर्न करना था, पार्टनर को, बट वो पे किसने किया, फर्म ने। तो अब देखिए क्या एंट्री करेंगे, लाइसेंस अकाउंट डेबिट 10,000 से, कंफर्म है कि हमको तो 10,000 का रेमुनेशन देना ही देना है, तो हमने अपने लाइसेंस अकाउंट 10,000 से डेबिट कर दिया। अब हमने जो एक्सपेंस था वो पार्टनर का था, पे हमने कर दिया, तो उतना जितना पे किया तो टू बैंक, मान लो 8,000 हमने पे कर दिया, ठीक है, तो बाकी 2,000 किसका क्रेडिट रह गया, पार्टनर का, टू एज कैपिटल अकाउंट। दोनों में डिफरेंस देखिए, इसमें जो एक्सपेंस था 8,000 का था और पेड किसने किया, पार्टनर ने, तो इसका तो मैंने कंसीडर ही नहीं किया, पार्टनर का एक्सपेंस और पार्टनर ने पे कर दिया, हमें कुछ नहीं लेना देना, सिर्फ हमने रेमुनेशन के लिए एंट्री डाल दी, ये हमने पे नहीं किया तो नोट कर दिया हमने। लेकिन इस वाले केस में एक्सपेंस था 8,000 का बट पेड बाय फर्म, मैं लिख देता हूं एक्सपेंस रुपीज 8,000 एंड पेड बाय फर्म, जबकि बॉर्न किसी को करना था ये एक्सपेंस, ये लाइसेंस एक्सपेंस बॉर्न बाय द पार्टनर, पार्टनर को बॉर्न करना था, पार्टनर का खर्चा था, पे किसने किया, फर्म ने। तो अब फर्म क्या करेगी भाई, जब हमारा उसको हमको 10,000 रुपीज देने थे एज ए रेमुनेशन, ये वाली एंट्री देखिए, एज ए रेमुनेशन को 10,000 देंगे, लेकिन हम 8,000 का उसका एक्सपेंस पे कर चुके हैं, पार्टनर का एक्सपेंस पे कर चुके हैं, तो हम पार्टनर को कितना बैलेंस देंगे, 2,000 का, क्लियर है। 10,000 का डेबिट एक्सपेंस टू बैंक से पे कर 8,000, बाकी उससे हमने रिकॉर्ड कर दिया उसके अकाउंट पर। अब देखिए इसके बाद अगर मान लो ये बॉर्न बाय फर्म, ये वाला पॉइंट होता तो क्या करते हैं,
कि अब जो एक्सपेंस है, रेमुनेशन भी देना ही है, वो भी फिक्स है, और जो एक्सपेंस है, जो भी एक्सपेंस है वो भी हमें किसको देना है, और उसको देना है, एक्सपेंस भी हमें ही पे करना है, फर्म को ही पे करना है। अब देखिए, तो अब इस केस में क्या होगा, मान लो लाइसेंस ₹5000 का, 5000 का आया हमारा, एंड पेड बाई फर्म, बाई पार्टनर कर रहा हूं पहले मैं, मिस्टर ए ने पे किया हमारा लाइसेंस एक्सपेंस, और ए का ही हमको ए को ही रेमुनेशन देना था। तो अब देखिए, हम करेंगे लाइसेंस अकाउंट डेबिट। बेटा अब हम लाइसेंस अकाउंट डेबिट 10,000 से नहीं करेंगे, ये 10,000 रेमुनेशन तो फिक्स है, बाकी जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस हुआ वो भी तो बिजनेस का ही खर्चा है, तो टोटल लाइसेंस एक्सपेंस कितना हुआ हमारा 15,000। अब इसमें से पूरा पूरा पे किसने किया, ये तो हमने पे अभी नहीं किया, और ये भी पार्टनर ने पे किया, तो हम अब पार्टनर को कितना अमाउंट पे करने वाले हैं, टू एज कैपिटल अकाउंट 15,000 से पे कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद अगर मान लो मैं इसको मॉडिफाई कर दूं कि एंड पेड बाय फर्म, तो उस केस में हम क्या करते हैं, भाई ये जो एक्सपेंस हुआ 5,000 का, फर्म ने पे कर दिया, ये वाला एक्सपेंस ये भी पे नहीं किया, तो उस केस में हम क्या करेंगे, लाइसेंस अकाउंट डेबिट, जितना एक्सपेंस तो 15,000 है भाई, 10,000 का रेमुनेशन फिक्स है, और लाइसेंस एक्सपेंस जो भी होगा वो भी फिक्स है, मतलब ये 5,000 है, तो टोटल एक्सपेंस 15,000 टू बैंक। ये 5,000 तो हमने पे कर दिया, पेड बाय द फर्म दिस एक्सपेंस, एंड टू इज कैपिटल अकाउंट 10,000। ठीक है, तो देखो तुम्हें करना क्या है, समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से, नहीं आता तो आप दोबारा से वीडियो को रिप्ले कर देख लेना। हालांकि ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, जो रिलायंस एक्सपेंस है कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, इसको आपको थोड़ा सा अच्छे से कंसंट्रेट करके देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। देखिए वैसे मेन पॉइंट आपको क्या ध्यान देना है, देखो इसमें आपके पास दो चीजें होती है, एक तो एक्सपेंस और एक होता है पेमेंट। आपको क्या करना है, आप बिजनेस के लिए अकाउंटिंग कर रहे हो, फर्म के लिए अकाउंटिंग कर रहे हो, आपको ध्यान से समझना है कि जो एक्सपेंस है वो फर्म का है तो आप रिलायंस को डेबिट करेंगे, और जो पेमेंट है वो फर्म ने करी तो टू बैंक, और पार्टनर ने करी और फर्म का खर्चा तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। आपको बस ये फोकस करना है कि एक्सपेंस किसका है और पेमेंट किसने किया है, तो उसी हिसाब से आप अपनी बुक्स में इसकी एंट्री रिकॉर्ड करोगे। क्लियर है। तो बेटा देखिए, अभी तक का आपका जो भी ये कॉन्सेप्ट था, इसके रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको मोस्टली सभी कॉन्सेप्ट करा दिए। अब हम इसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, इससे आगे भी कोई और भी कॉन्सेप्ट्स होंगे तो हम उनको अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन स्टार्ट डिस्कस कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे। तो अब हम इसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, बेटा ये हम अब इसका एक कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देख लेते हैं। अब ये इलस्ट्रेशन नंबर 14 है, ये टीएस गेवाल की बुक है मेरे पास फिलहाल, जिससे मैं क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल के तरीके से करा रहा हूँ। तो देखिए, आपको जिनके पास बुक नहीं है मैं उनके लिए क्वेश्चन दिखा देता हूँ एक बार, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। जिनके पास बुक नहीं है, ये इलस्ट्रेशन नंबर 14 है। ये बैलेंस शीट ऑफ ए फर्म एज एट 31 मार्च 2020 वाज एक्स की कैपिटल 5 लाख, वाई की कैपिटल 5 लाख और जेड की कैपिटल आपको ये दिया हुआ है। आप या तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। तो देखिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ एक बार। ये कह रहा है कि बैलेंस शीट ऑफ ए फर्म एज एट 31 मार्च 2020 वाज, बैलेंस शीट दी है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आपको एक्स की कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल, सन्ड्री क्रेडिटर्स और पीएनएल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है लायबिलिटी साइड में। इसका मतलब जो ये लायबिलिटी साइड में पीएनएल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, ये प्रॉफिट है हमारा। इसके साथ असेट्स में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट्स, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, लोन टू वाई और कैसेट बैंक। अच्छा बेटा मैं पहले एक पॉइंट और आपको बता दूं, लोन पार्टनर्स का अगर कोई लोन है, देखो दो तरीके के लोन आपको इन क्वेश्चंस में मिलेंगे। एक तो लोन फ्रॉम पार्टनर एंड लोन टू पार्टनर, 2 पॉइंट्स मिलेंगे। लोन फ्रॉम पार्टनर्स बिजनेस के लिए लायबिलिटी है कि बिजनेस ने पार्टनर से लोन लिया हुआ है, और लोन टू पार्टनर ने एडवांसेस दिया हुआ है, फर्म ने पार्टनर को एडवांसेस दिया हुआ है, एडवांस में पैसे दिए हुए हैं।
ये बिजनेस के लिए असेट्स है। तो जो लोन होता है पार्टनर का, जो लोन लिया हुआ है उसके लिए हम सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर से जो लोन लिया हुआ है। और जो लोन बिजनेस ने पार्टनर को दिया हुआ है उसको सीधा हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर सकते हैं, या फिर उसके लिए भी हम अलग से अकाउंट बना सकते हैं। नहीं तो आप सीधा उसको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दीजिए। क्योंकि सोचिए पार्टनर की कैपिटल का करंट बैलेंस, भाई किसी पार्टनर ने फर्म में 1 लाख रुपए कैपिटल लगा रखी है और फर्म से उसने लोन ले रखा है 50,000 रुपए का, 50,000 का, तो बाकी का बैलेंस कैपिटल का हम ट्रीट कर लेंगे, उसको कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे, 50,000 को हम ट्रीट कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन की डिमांड देखिए क्या, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट टू क्लोज द बुक्स। क्वेश्चन ने बोला है कि हमको नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाने हैं। देखिए इसके जो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स में क्या क्या आता है, एक तो रिलायंस अकाउंट, एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, हमारे पास इसमें 3 पार्टनर हैं, XYZ, एक मेरे को इसमें क्या बैंक है या कैश है, क्वेश्चन में दिया हुआ कैश एट बैंक, तो मेरे को एक बैंक अकाउंट बनाना है। अगर ये कैश होता हमारा तो मैं कैश अकाउंट बना लेता, ये मेरे को टैली करने के लिए बनाना होता है लास्ट में। तो देखिए मेरे पास थोड़ा स्पेस का लिमिटेशन है तो थोड़ा फॉन्ट ज्यादा बड़ा नहीं कर सकता। तो देखिए अब क्या है, वैसे समझ आ जाएगा आपको। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था बेटा आपको कि जो हमारे पास एक बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट को क्लोज करना है। तो क्लोज करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। अब देख लीजिए एक बार फिर से क्वेश्चन को, ये जो बैलेंस शीट है रजिस्ट्रेशन नंबर 14 की, ये वाली, इस बैलेंस शीट को ट्रांसफर करना है, क्लोज करना है। तो मैंने क्या बताया था, जो भी असेट्स हैं असेट्स को ट्रांसफर करना है, तो असेट्स को तो क्रेडिट करूंगा और लाइसेंस को डेबिट करूंगा। अब मैं लाइसेंस अकाउंट बना रहा हूं, तो लाइसेंस अकाउंट के डेबिट में लिखूंगा मैं, ये होगा मेरा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये मेरा होगा पर्टिकुलर्स, और इसमें पार्टनर है हमारे XYZ, XYZ, XYZ पर्टिकुलर्स। तो ये मेरा बैंक अकाउंट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। देखिए बेटा ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट आप अच्छे से जानते हो। देखिए सबसे पहले असेट्स को ट्रांसफर करना है, तो असेट्स को तो क्रेडिट करूंगा और लाइसेंस को डेबिट करूंगा। तो टू जो भी मेरे पास असेट्स दिया हुआ है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कितनी है मेरे पास, 8 लाख। टू इन्वेस्टमेंट, $2 लाख। सभी डेटास, सभी डेटास है मेरे पास 1 लाख रुपीज का। इसके बाद है स्टॉक, टू स्टॉक 1,50,000 का। लोन टू वाई, बेटा असेट्स में मेरे को दिया हुआ है लोन टू वाई। असेट्स में जब लोन दिया हुआ वाई का, तो इसका मतलब है कि लोन फर्म ने पार्टनर को दे रखा है। तो मैंने क्या बताया था कि इसको सीधा हम उसके कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट कर देंगे। कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट करना मतलब कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। टू लोन, इसका था ये लोन, वाई का था, और ये था 1 लाख रुपीज का, 1 लाख रुपीज का। समझ आया होगा बेटा, सीधा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा। इसके बाद है कैश एट बैंक।
बेटा कैश एट बैंक को मैं रिलायंस में ट्रांसफर नहीं करूंगा, क्योंकि इसके लिए मैंने सेपरेट अकाउंट मेंटेन किया हुआ है। तो इसको लिखूंगा टू बैलेंस बीडी। मेरे पास बैंक का बैलेंस है ओपनिंग 3 लाख का। मैंने ऑल असेट्स को अपने अकाउंट जो भी बनाए हुए हैं उसमें ट्रांसफर कर दिया है। इसके बाद देखिए लायबिलिटी में कैपिटल दिया हुआ है। बेटा कैपिटल को मैं इसमें ट्रांसफर नहीं करूंगा, बिकॉज कैपिटल का मैंने सेपरेट अकाउंट बनाया हुआ है। अब कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है तो बाई बैलेंस बीडी। एक्स का बैलेंस दिया हुआ मेरे को 5 लाख और 3 लाख। बेटा मेरे को थोड़ा इसका फॉन्ट कम में रखना पड़ेगा, स्पेस की थोड़ी लिमिटेशन है, तो मैनेज करना। मैं जो वर्डिंग है बोल रहा हूँ उसको थोड़ा अच्छे से सुन लेना, समझ लेना। इसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मेरे लिए लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी को यहाँ पे ट्रांसफर होगा बाई सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितना क्रेडिटर्स है मेरे पास 2 लाख। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस बेटा प्रॉफिट लॉस मेरा बिल्कुल प्योर प्रॉफिट है, और प्रॉफिट सीधा किसका होता है पार्टनर का, तो पार्टनर में इसको बांट दूंगा बाई पीएनएल अकाउंट। और इनका रेशियो क्या कुछ दिया हुआ है, इसमें कोई रेशियो नहीं है, तो मैं इसको इक्वल बांट दूंगा जो भी प्रॉफिट है। 150 का प्रॉफिट है तो कितना आएगा बेटा 50,000। पार्टनरशिप का ये रूल है कि अगर कोई भी पार्टनरशिप में हमें कोई रेशियो नहीं दिया होगा तो हम क्या करते हैं इक्वल ट्रीट करते हैं। तो मैंने प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया। तो बेटा मेरी जो बैलेंस शीट है वो मैंने कंप्लीटली ट्रांसफर कर दिया, आप इसको देख सकते हो कंप्लीटली ट्रांसफर कर दिया। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट मेरा हाफ हो चुका है लगभग। अब मैं इसकी एडजस्टमेंट पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। देखिए द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन 1 अप्रैल 2020। एक्स टुक द इन्वेस्टमेंट एट ए वैल्यू ऑफ 1,90,000। बेटा एक्स जो पार्टनर है उसने इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर लिया। मैंने क्या बोला था, अगर कोई पार्टनर असेट्स को लेता है तो हम क्या एंट्री करते हैं, बोलिए। तो पार्टनर ने असेट्स ले लिया तो पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी, तो एक्स ने लिया, एक्स ने, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलायंस अकाउंट। एंट्री क्या थी मैंने जो बताई थी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलायंस। अब हम जब रिलायंस अकाउंट बना रहे हैं तो यहां लिखेंगे बाई एक्स कैपिटल अकाउंट, और यहां लिखेंगे इसके नीचे इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर, कि इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर कर लिया है। कितने में लिया इसने 1,90,000 में। ध्यान देना बेटा, पहले मैं रिलायंस को क्लियर कर लूं। देखो आप असेट्स को यहां पर ट्रांसफर करते हो और इनको यहां पर रिलायंस करते हो। मैं बाद में इसको समरी कराऊंगा, देखिए अब आगे। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो नेक्स्ट पॉइंट है, कैश रिलायंस वाज फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से ₹9 लाख, सन्ड्री डेटर से 90,000, स्टॉक से 1,40,000। देखिए अब हमने कैश रिलायंस किया है, तो कैश रिलायंस किया, कैश रिलायंस करने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलायंस। तो रिलायंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उस एंट्री में, तो बाई बैंक अकाउंट। असेट्स रिलायंस, असेट्स को मैंने रिलायंस किया। क्या क्या असेट्स रिलायंस करी मैंने, मैं इसको क्लब करके लिख लेता हूं बेटा। लिखने को मैं सेपरेटली भी लिख सकता हूँ, फ्लोर प्रॉपर्टी फिर से बाई बैंक सभी के लिए अलग अलग लिख सकता हूँ, लेकिन उससे फिर मेरे को बैंक में लिखने में प्रॉब्लम आएगी। मैं इसको क्लब करके लिख देता हूँ। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से मेरे को कितना रिलायंस हुआ 9 लाख। इसके बाद सन्ड्री डेटा से 90,000 का अमाउंट रिलाइज किया मैंने। इसके बाद स्टॉक से मैंने रिलाइज किया हुआ 1,40,000। तो ये कितना है मेरा 10, 11, 30, 11,30,000 का मैंने टोटल अमाउंट रिलाइज किया। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, क्रेडिटर्स वर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। क्रेडिटर्स वर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। हमने क्रेडिटर को पे किया, तो पेमेंट किया लाइसेंस अकाउंट में हम पेमेंट करते हैं, तो लाइसेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसा गया तो लाइसेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है बैंक के जरिए टू बैंक, और ये था क्रेडिटर्स पेड।
कितना क्रेडिटर पे किया हमने? 5% डिस्काउंट पर। क्रेडिटर था मेरा 2 लाख का, -5% डिस्काउंट, तो कितना आया ये मेरा? 2 लाख का 5% कितना आया? 5% 10,000 रुपीज। 10,000 कम कर दीजिए तो 1,90,000 की मैंने क्या कर दी? पेमेंट कर दी। क्लियर है? तो कैलकुलेशन बेटा आप खुद भी कर लो इसको कि 5% के डिस्काउंट के बाद मैंने इतनी इसको पेमेंट कर दिया। क्लियर है? इसके बाद देखिए लाइसेंस एक्सपेंस वर्क। लाइसेंस एक्सपेंस थे कितने? 20,000। तो टू बैंक कुछ नहीं दिया हुआ तो हम क्या मानते हैं कि लाइसेंस एक्सपेंस फर्म के, फर्म ने बॉन्ड के, फर्म ने पे किए। लाइसेंस एक्सपेंस पेड, एक्सपेंस पेड कितना एक्सपेंस है? 20,000। अब देख लीजिए सबसे पहले हम लाइसेंस अकाउंट को ही क्लोज करते हैं। जो भी डेटा था हमने बेटा लिख दिया। लाइसेंस अकाउंट का टोटल आया आपका 15,20,000। 15,20,000 15,20,000 बेटा कुछ नहीं, मैंने दोनों साइड का टोटल किया तो ये वाली साइड मेरी ज्यादा आई, क्रेडिट वाली 15,20,000 दोनों को लिख दिया। यहां पर बचा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक्स को कितना मिलेगा? वाई को और जेड को। ये देखिए मेरे पास इन सबको लेस करने के बाद प्रॉफिट आया बेटा 60,000 का। 15,20,000 में से मैंने इस सबको माइनस किया तो 60,000 का मेरे पास प्रॉफिट आया। और इनका रेशियो कितना था? इक्वल 20,000। ऐसे इसका 60,000 का 1/3, 20,000, 16,000 का 1/3, 20,000। क्लियर बेटा? अब देखिए इसके बाद आप आइए कैपिटल अकाउंट पर। कैपिटल अकाउंट से पहले आप इस समय ये देखिए कि कहीं पर आपने इस लाइसेंस अकाउंट में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट यूज किया है क्या? हाँ, ये वाला किया मैंने, ये वाली एंट्री देखिए आप, ये वाली। इसमें मैंने क्या किया था कि लाइसेंस अकाउंट में जब मैंने ये असेट्स टेक ओवर करी है तो क्या एंट्री करी थी? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। जब मैं कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं तो उस कैपिटल अकाउंट एंट्री में मेरा कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। तो मैं क्या करूंगा? डेबिट में टू रियलाइजेशन। और ये था असेट्स टेक ओवर के लिए। असेट्स टेक ओवर किसने किया था? असेट्स टेक ओवर एक्स ने। कितने में टेक ओवर किया था? 1,90,000 में। समझ आया होगा बेटा कि देखो जो असेट्स टेक ओवर करी किसी पार्टनर ने तो उसकी एंट्री क्या थी? पार्टनर का कंसर्न, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। जब मैंने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ बाय दैट पार्टनर, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ बाय दैट रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है? इसके बाद देखिए कोई और है क्या यहाँ पर? कैपिटल अकाउंट नहीं है, कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। हाँ, ये वाला था लास्ट में जो प्रॉफिट आया था, प्रॉफिट की वजह से कैपिटल अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। इसकी अगर मैं एंट्री पूछूं आपसे इस वाले की जनरल तो क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल टू जेड कैपिटल। ठीक है? अब जब मैं इनका कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से? बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ये था रियलाइजेशन प्रॉफिट। लाइसेंस प्रॉफिट को ट्रांसफर किया, कितना था? 20,000 था सभी का। 20,000 20,000 20,000। अब देखिए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बेटा ये कितना आया? ये आया 5,70,000 5,70,000 और ये आया आपका 3,70,000 का। 5,70,000 5,70,000 और 3,70,000 मैंने इसका टोटल किया। वो वाली साइड आपकी ज्यादा आई तो मैंने लिख दिया। अब देखिए ये वाला फाइनली टू बैंक फाइनल पेमेंट। फाइनल पेमेंट कितना किया मैंने? 5,70,000 से मैंने 1,90,000 माइनस किया तो 3,80,000। इसके बाद इसको 4,70,000 की पेमेंट किया
इसका किया मैंने पेमेंट 3,70,000, इसका कुछ है नहीं। इसके बाद बैंक अकाउंट में आइए आप, लाइसेंस अकाउंट में मैंने बाई बैंक यहां पर यूज किया है ये वाला पॉइंट। तो बैंक क्या हुआ, डेबिट। किसी असेट्स को रियलाइज करने से बैंक आता है, मेरे पास पैसा आता है, बैंक को डेबिट किया, तो टू रियलाइजेशन। असेट्स रियलाइज, इसलिए मैंने इसको एक क्लब करके लिखा था, एक ही बार मैंने इसको लिख दिया 11,30,000। ठीक है, 11,30,000। ये वाली देखिए मैंने पेमेंट किया और ये वाली भी मैंने पेमेंट किया, तो ये आएगा बाई रियलाइजेशन अकाउंट, बाई रियलाइजेशन अकाउंट। ये था क्रेडिटर पे और ये था रियलाइजेशन एक्सपेंस को पे किया। ये तो किया मैंने 1,90,000 का पेमेंट और ये किया मैंने 20,000 का पेमेंट। इसके बाद मैंने पार्टनर्स को भी पेमेंट किया बेटा, पार्टनर्स को एक्स को पे किया 380, 470 और 370। तो बाई एक्स कैपिटल अकाउंट, बाई वाइस कैपिटल अकाउंट, बाई जेड कैपिटल अकाउंट। एक्स को पे किया 380, इसको पे किया 4,70,000, इसको पे किया 3,70,000। फाइनली बैंक का टोटल करके देखिए, अगर ये टैली करता है तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। इसका टोटल आया 14,30,000, 14,30,000 और ये 380, 470, 190। ठीक है, 14,30,000, 14,30,000। ये बेटा आपका क्वेश्चन था, जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखिए मैं इसको थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले मैंने असेट्स को ट्रांसफर किया, लायबिलिटी को ट्रांसफर किया, बैंक का बैलेंस है उसको ट्रांसफर किया, कैपिटल का बैलेंस है उसको ट्रांसफर किया, कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस है उसको ट्रांसफर किया। अगर मेरे पास कोई लॉस होता तो मैं उसको डेबिट में लिखता, जैसे प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को मैंने क्रेडिट में लिख दिया, लॉस होता तो डेबिट में लिखता। क्लियर है। उसके बाद मैंने इन असेट्स को रियलाइज किया, ये असेट्स मैंने ट्रांसफर किया इधर और रियलाइज किया इधर। ठीक है बेटा, कोई भी ट्रांजेक्शन नेक्स्ट स्टेप अपोजिट डायरेक्शन जाता है। आपको पता है, मैं अगर आपको इसको देखो, जिनको कॉन्सेप्ट से मतलब नहीं है, सीधा क्वेश्चन को ग्राफिकली प्रेजेंट करके टारगेट करना है या फिर सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है, उनके लिए क्या है, आपको पता है बैलेंस शीट इस तरीके की होती है, इधर आपकी लायबिलिटीज और ये होती है असेट्स, और ये बैलेंस शीट आपकी टैली करती है इस तरीके से। तो यहां पर जो असेट्स लिखी हुई है आपकी, वो असेट्स इस डायरेक्शन में जाएंगे, लायबिलिटी इस डायरेक्शन में जाएंगी, क्योंकि हर नेक्स्ट स्टेप अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो देखिए जितनी भी असेट्स थी यहां से उठा के आपने उनको यहां लिख दिया, जैसे कि राइट हैंड पर जो बैलेंसेस थे वो आए लेफ्ट हैंड पर, और जो लेफ्ट हैंड के बैलेंसेस थे वो गए राइट हैंड पर। ठीक है, जो भी असेट्स थी मैंने लिख दिया, जो भी लायबिलिटी थी मैंने लिख दिया। बैंक का बैलेंस यहां लिखा था तो ये मैंने अपोजिट डायरेक्शन में लिखा, पीएनएल का बैलेंस, कैपिटल का बैलेंस यहां पर था तो मैंने इस डायरेक्शन में लिखा है। क्लियर है। इसके बाद जब मैंने ये असेट्स यहां पर लिखी हुई है, इनको जब रियलाइज किया तो रियलाइज इधर किया, पैसे से रियलाइज किया तो बैंक, और किसी पार्टनर ने लिया तो पार्टनर का नाम। क्लियर है। जो लायबिलिटी मैंने पे किया तो लायबिलिटी का मैंने बैंक से यहां से पेमेंट कर दिया, कोई पार्टनर लेता तो पार्टनर का नाम लिख देता। कोई भी अनरिकॉर्डेड असेट्स या लायबिलिटीज, कोई भी पेमेंट किया या रिसीव किया तो रिसीव यहां पर और पेमेंट यहां पर। उसके बाद इसमें से जो भी मैंने पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर किया, यहां से कोई वैल्यू यहां पर ट्रांसफर करी, देखो ये वाला पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में लिखा हुआ है तो मैंने इसको डेबिट में लिख दिया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। उसके बाद बैंक का देखा मैंने, बैंक की जो भी ट्रांजेक्शन यहां पर करी तो बैंक को रियलाइज कर लिया, और बैंक से जो पेमेंट करी वो पेमेंट मैंने यहां पर लिखी। उसके बाद मैंने इसको टैली किया, प्रॉफिट निकाला या लॉस निकाला। इसमें मेरा प्रॉफिट आया, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट आएगा। क्लोजिंग ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट किस तरीके से करोगे आप, कि प्रॉफिट आया तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया, और लॉस आता तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते, उसके साथ लिखते बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इनमें से कोई भी एक ही चीज आई है, प्रॉफिट या लॉस।
प्रॉफिट मैंने फिर से ट्रांसफर कर दिया कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद मैंने फाइनली कैपिटल अकाउंट को देखा, ये वो अमाउंट्स है जो पार्टनर को मिलने वाली है, ये वाली अमाउंट्स, और ये वाली पार्टनर से डिडक्ट की जाएंगी। तो देखो एक आपसे मैं नॉर्मली कहूं कि एक्स को एक तो कैपिटल मिलनी थी 50,000 5 लाख की, फिर प्रॉफिट का बैलेंस मिलना था 50,000 का, लाइसेंस का प्रॉफिट मिलना था 20,000 का, फाइनली एक्स को 5,70,000 का अमाउंट रिसीव होना था। उसने एक असेट्स टेक ओवर कर ली 1,90,000 की, तो 1,90,000 को इससे मैंने डिडक्ट करने के बाद बैलेंस कितना बचा 3,80,000, मैंने उसको फाइनली पेमेंट कर दिया बैंक से 3,80,000। ऐसी वाइज को मेरे को पैसे देने थे 5,70,000, बिजनेस से पैसे उसे मिलने थे 5,70,000, बट उसने एक लोन पहले ही लिया हुआ था, तो उस लोन की अमाउंट डिडक्ट करने के बाद कितना पेमेंट कर दिया बैलेंस 4,70,000। जेड का बैलेंस बना 3,70,000, उसने कुछ भी डेबिट नहीं हुआ तो पूरा 3,70,000 मैंने उसको पे कर दिया। तो उसके बाद बैंक में जो पैसा आया डेबिट, जो गया क्रेडिट, बैंक मैंने टैली कर दिया। ये मेरा इसका पूरा कॉन्सेप्ट है। तो बेटा आज की क्लास में मैंने आपको बहुत से बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए हैं, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराया हुआ है। तो आई होप मेरे को ये लग रहा है कि आपको ये सब समझ आया होगा, लेकिन अभी भी किसी बच्चे को कोई डाउट रहता है तो टेंशन ना ले, बिकॉज आप देखिए क्लास को देखिए नॉर्मली, बस आप उसको थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करिए। जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। बस आप कंटिन्यूटी में जैसे ही मैं क्लास अपलोड करता हूँ आप उन क्लासेस को पूरे अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ देखो। तब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कॉल करके, व्हाट्सएप करके, कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9813282733, या फिर आप इस पर भी मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो 888818033342। आप इनमें से मेरे को किसी भी नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, और मेरे हिसाब से आपको समझ आया होगा। तब भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।